नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कृषि कानून 2020 में क्या प्रावधान किए गए हैं, वो नए प्रावधान क्या क्या हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। अब हम लोग अपने इस वीडियो में इस नए कृषि कानून में क्या खामियां हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये नया कृषि कानून क्यों विवादों में है, क्या डर सता रहा है किसानों को, और एक कॉमन पर्सन के लिए भी इस कृषि कानून में क्या है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इन सभी बातों को समझने का हम लोग अपने इस वीडियो में प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ इस नए कृषि कानून के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि इस नए कृषि कानून को सरकार लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी। तो एक तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ देखा है कि इस कृषि कानून के माध्यम से फ्रीडम्स दिया गया है बायर्स और सेलर्स दोनों को। जो हम लोगों ने बताया कि ट्रेड एंड कॉमर्स का जो बिल पास किया गया है, उस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं बायर्स यानी किसानों को और जो उसके बायर्स है ट्रेडर्स दोनों को एक फ्रीडम दिया गया है कि वो एपीएमसी मंडी, एपीएमसी मार्केट प्रीमाइस के बाहर भी अब खरीद अपने प्रोड्यूस को बेच और खरीद सकते हैं। तो ठीक है, इसके साथ साथ इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं अब जो फार्मर्स और बायर्स है इनके नंबर इंक्रीज करेंगे। एपीएमसी में कहीं ना कहीं एक लिमिट बन जा रहा था कहीं, जिस कारण से नंबर ऑफ बायर्स उसमें इंक्रीज नहीं हो पा रहे थे। तो अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस नए कानून के आने के कारण अब बायर्स भी के नंबर भी बढ़ जाएंगे और फार्मर्स के भी नंबर बढ़ जाएंगे, जो अपने प्रोड्यूस को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को आसान कर सकेंगे। साथ साथ इसमें हम लोगों ने यहाँ भी एक जो देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की भी बात की गई है, जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन की बात की गई है ट्रेड एंड कॉमर्स बिल में। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की भी बात की गई है, जिसमें कि इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट बायर्स और सेलर्स यानी फार्मर्स और ट्रेडर्स एक दूसरे से नेगोशिएट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं और अपने प्रोड्यूस को आसानी से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके साथ इसकी भी संभावना बन रही है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहद ही कमज़ोर है भारत में, एक मजबूत और सुदृढ़ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा किसानों के लिए, फार्म प्रोड्यूस के लिए। क्योंकि इसमें उम्मीद है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, तो एक अच्छे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ साथ ऑब्वियस है कि कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ बायर्स एंड ट्रेडर्स इंक्रीज करेंगे, तो उम्मीद है कि अब कंपटीशन बढ़ेगा ट्रेडर्स के बीच में फार्मर्स के प्रोड्यूस को लेने के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, बायर्स को भी फ़ायदा होगा कि अब बायर्स जो है सो नए नए फार्मर्स ढूंढेंगे जिनसे अब वो प्रोड्यूस ले सके, और इससे फार्मर्स को तो फ़ायदा होना ही होना है, क्योंकि उसे खुद ऑटोमेटिक बायर्स मिल जा रहा है, उनको बायर्स खोजने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बायर्स को भी फ़ायदा है कि उसके पास जो मंडी में कुछ खास वर्ग के किसानों के ही प्रोड्यूस मिल रहे थे, अब उनके पास ऑप्शन रहेगा कि दूसरे किसानों से भी प्रोड्यूस ले सकते हैं। इससे उम्मीद है कि जो कॉम्पिटिशन्स बढ़ेगा तो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ही एक नए बेटर प्राइस डिस्कवरी की उम्मीद की जा रही है। साथ साथ में कहीं ना कहीं एपीएमसी भी काम करता रहेगा, एपीएमसी रिफिल नहीं हो रहा है, इस बात को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो एपीएमसी भी एक अपने यहाँ एक प्राइस बेंचमार्क तैयार रखेगा, और जो बाहर की मंडियाँ भी होगी, बाहर के जो मार्केट होंगे जो प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से भी खोले जा सकेंगे, इनके ये भी एक प्राइस को डिस्कवर करेंगे। तो अब दोनों के बीच में ऑटोमेटिक एक ऐसा प्राइस डिस्कवरी जो होगा जो कि कॉम्पिटिटिव होगा और फार्मर्स को के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लाया जा रहा है उसके कुछ बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं। तो स्पष्ट है, सबसे पहला बेनिफिट्स तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिखा कि किसानों और बायर्स दोनों को अभी फ्रीडम दे दिया गया कि वो एपीएमसी मार्केट के बाहर में अपने प्रोड्यूस को बेच और खरीद सकते हैं, जिससे कि कंपटीशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो कंपटीशन बढ़ेगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को भी दिया गया है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने की संभावना है, परिणाम हो सकता है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सकता है।
लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि आखिर एपीएमसी में प्रॉब्लम क्या था जो सरकार इस तरह के मॉडल के साथ आई है। आखिर प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की सोच क्यों रखती है सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एपीएमसी लॉज होते हैं इंडिया में, एक्चुअली एग्रीकल्चर मार्केट मुख्य रूप से एपीएमसी लॉज के माध्यम से ही रेगुलेट होते हैं। और एपीएमसी लॉज कौन इनेक्ट करता है, तो एक कंसर्न्ड स्टेट्स इनेक्ट करते हैं, क्योंकि कृषि जो आपको राज्य सूची में आता है, अगर हम अपने संविधान के अनुसूची जो बनाए गए हैं, किस अनुसूची में कौन से कार्य क्षेत्र को रखा गया है, तो कृषि को राज्य के क्षेत्र में रखा गया है। तो कृषि पे जो कानून बनाने का जो प्रावधान हमारे संविधान में है, मुख्य रूप से राज्यों को दिया गया है। तो एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी लॉज जो है ये अब राज्य बनाते हैं, ठीक है। ये जो एपीएमसी लॉज बनाते हैं उसी के आधार पे मुख्य रूप से एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। एपीएमसी लॉज के माध्यम से ही जो एपीएमसी कमेटी होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वो बायर्स को लाइसेंस देती है, कमीशन एजेंट को लाइसेंस देती है। प्राइवेट मार्केट, अगर कोई नोटिफाइड मार्केट प्लेस खोला जा रहा है एपीएमसी के अलावा भी, तो उसको भी ये लाइसेंस देती है। अब लाइसेंस देती है तो फ्री में तो देगी नहीं, लाइसेंस के लिए उनसे कुछ कमीशन सेस ले भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये जो एपीएमसी मार्केट तय करती है, एपीएमसी मार्केट बनाई जाती है एपीएमसी के माध्यम से, उसमें एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती है, एपीएमसी ही देती है, ताकि यहाँ पे बायर्स अपने प्रोड्यूस को, जो फार्मर्स के प्रोड्यूस को खरीद करके फिर उसे रिटेल को बेच सके। ये सारी सुविधाएं एपीएमसी मार्केट में दिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे मुख्य रूप से ऐसी आ रही है जो कि कुछ स्टैंडिंग कमेटी के जो स्टेटमेंट है या स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें देखा गया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेडर्स ऑपरेट करते हैं। किसी भी एपीएमसी मार्केट में ऐसा पाया जा रहा है कि कुछ ही नंबर ऑफ ट्रेडर्स काम करते हैं, दूसरे ट्रेडर्स को उसमें प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ट्रेडर्स कहीं ना कहीं अपने आप को एक एसोसिएशन बना लेते हैं। अब इस एसोसिएशन के माध्यम से वो फिर अपने एसोसिएशन के माध्यम से ट्रेडर्स भी, कमीशन एजेंट, ये सारे एसोसिएशन बना लेते हैं। और ये एसोसिएशन इतना इनका एक ऐसा लॉबी बन जाता है, इतने स्ट्रांग होते हैं कि बाहर के किसी भी ट्रेडर्स को एंट्री नहीं करने देते हैं, ठीक है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कुछ ही ट्रेडर्स होंगे तो उनकी मोनोपोली होगी। अब फार्मर्स प्रोड्यूस जो बाहर से आया, अब अगर मान लीजिए कि वहाँ पर ABC 3 ट्रेडर्स ही काम कर रहे हैं, तो अब D एक फार्मर लेके प्रोड्यूस आया, इसके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है कि या तो अपने प्रोड्यूस को A को बेचे, या B को बेचे, या C को बेचे। तो इसलिए ये जो 3 ट्रेडर्स हैं ये अपने में एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं कि किसी दूसरे नए ई को इसमें आने नहीं देना है, हम ही तीनों इससे नेगोशिएट करेंगे। तो फार्मर्स के सामने ऑप्शंस बिल्कुल नहीं रहता है। इसी तरीके से बाकी भी फंक्शनरी जो है उनकी एक लॉबी तैयार हो जाती है पीएमसी मार्केट में, और वो अपने लॉबी के माध्यम से फार्मर्स को कहीं ना कहीं कंपेल करते हैं, या फार्मर्स जो प्रोड्यूस वहाँ जो आता है उसको कंपेल करते हैं कि वो मनमाने दाम पर ही ट्रेडर्स को बेचे। तो इस कारण से नंबर ऑफ ट्रेडर्स क्या है कि वो एपीएमसी मार्केट में कम होता है। दूसरा क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इनके फंक्शनरीज होते हैं, ये मल्टीपल चैनल ऑफ मार्केटिंग के ऑप्शंस नहीं देते हैं, रेस्ट्रिक्टिव चैनल उनके पास रहते हैं। मतलब कि इन्होंने एपीएमसी में अपना एक खाट लगा दिया, अपना एक प्लेस लगा दिया, और आपके जो फार्मर्स के प्रोड्यूस है जो वहाँ से बाहर से आ रहे हैं, इनके पास बस इतना ही चाह रहा है कि सिर्फ यहाँ आके बेचे। किसी भी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी और तरह के मोड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस कारण से ऐसे कई समस्याएं एपीएमसी मॉडल के साथ देखा गया। तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट में ने एक मॉडल एपीएमसी 2017 के आसपास उतारा भी था, जो लोगों को मतलब कई राज्यों को रिलीज किया गया था एक मॉडल एपीएमसी एक्ट, और लेकिन कई राज्यों ने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। तो अब ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था केंद्र सरकार को भी और अनेक राज्यों को भी ये फील हो रहा था कि एक नेशनल लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर के, जो
पूरे वन नेशन और वन मार्केट के थीम पे काम करे और उसके लिए एक नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जो सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का प्रयास एक नेशनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर ना हो। चूँकि प्रोड्यूस को बेचने का काम सिर्फ स्टेट के भीतर ना हो, वो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस दूसरे राज्यों को भी बहुत आसानी से बेच सके। इस कारण से सरकार ने फाइनली इस एपीएमसी एक्ट को तो रखा ही, इसे रिपील नहीं किया है, साथ साथ में इस नए कानून जो 2020 के जो 3 कानून हम लोगों ने देखे उसको उतारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बिहार के एक केस स्टडी को देखते हैं। एक्चुअली इस बिहार के केस स्टडी में हम लोग पाते हैं कि 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी कानून को रिपील कर दिया था। कुछ ऐसे ही सोच को जो आज हमारी केंद्र सरकार सोच रही है, कुछ ऐसे ही बातों को सोचते हुए एपीएमसी एक्ट को बिहार ने 2006 में रिपील कर दिया गया था। उन्हें ऐसा उनको सोचना था कि शायद इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। इसमें एसडीओ को चार्ज दे दिया गया था कि वो अपने क्षेत्र में जो मार्केट है, जो मंडी है, उसको वो अपने तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? रीज़न क्या था? रीज़न सबसे बड़ा कारण बना था लैक ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एपीएमसी एक्ट को तो समाप्त कर दिया सरकार ने, लेकिन किसी भी तरह का मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला किसानों को या बायर्स को। इसके पीछे कारण जो सोच थी कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके साथ साथ मार्केट बहुत ही अनरेगुलेटेड हो गया। चार्जेस, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थी वो बहुत ज़्यादा थी रहने लगी। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी किसानों के पास भी और बायर्स के पास भी कि आखिर किस दाम पे कोई किसान अपने प्रोड्यूस को बेच रहा है या किस तरह के प्रोड्यूस मार्केट में आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन किसानों को या बायर्स को कुछ भी नहीं मिल पा रही थी, जो कि एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जो ट्रेडर्स होते थे या जो फंक्शनरीज होते हैं वो इसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये सारा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो ऑब्वियस है कि यह जो एपीएमसी एक्ट को तो रिपील कर दिया गया और प्राइवेट प्लेयर को लाने की जो कोशिश थी वो सारा कुछ बेकार हो गया। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कुछ इस नए कानून के कुछ आलोचनाएं भी की जा रही है। ठीक है, अब ये आलोचनाएं क्या क्या हैं हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो इस पे कुछ लोगों का तर्क है कि यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि केंद्र और राज्य, चूँकि हमारा जो संविधान है यहाँ पे केंद्र और राज्य दो तरह के सरकार भी होते हैं और इन दोनों को अपने अपने कार्य को करने की देने की छूट दी गई है। कुछ कार्य केंद्र सरकार के अधीन है, कुछ कार्य राज्य सरकार के अधीन है और कृषि, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि राज्य सरकार के अधीन आता है। तो अब कुछ आलोचनाकर्ताओं का कहना है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। केंद्र सरकार बेवजह का राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार और उसके जो समर्थक है उनका कहना है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है यह कंकरेंट समवर्ती सूची का पार्ट है, इसलिए केंद्र सरकार चाहे तो इस पे कानून बना सकती है। इसके बाद एक सबसे बड़ा समस्या जो किसानों के लिए चिंता का विषय है, किसान जिसके लिए बहुत चिंतित है, फार्मर्स को लेकर के है कि क्या यह एमएसपी को समाप्त कर देगी। कई राज्यों में जो विरोध है, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में कई किसानों का जो विरोध है, यह इस बात को लेकर के है कि क्या यह एमएसपी को समाप्त कर देगी। एमएसपी के बारे में सबसे पहले समझ लेना है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एक केंद्र सरकार समय समय पर रिलीज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको रिलीज करने का उद्देश्य यही है कि जो भी फार्म प्रोड्यूस है, कुछ फार्म प्रोड्यूसों पर जो एक मूल्य तय, निश्चित तय मूल्य तय कर दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, उससे कम में इस प्रोड्यूस को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि सपोज कि एमएसपी गेहूं का तय किया गया और सरकार ने उसे रिलीज किया कि 2300 रुपये टन, इससे कम पे किसी भी हालत में इसको बेचा नहीं जाएगा या खरीदा नहीं जाएगा। तो सबसे कम प्राइस इसको 2300 रुपया मिलना ही मिलना है बायर्स की ओर से। तो कहीं ना कहीं एक
कहा जाए तो आपको प्राइस एश्योरेंस के लिए ही इसको बनाया गया था एमएसपी को। तो अब चूंकि नया कानून आ गया है जिसमें कि प्राइस एश्योरेंस की बात जो की गई है, हम लोगों ने आपको जो एक बिल के बारे में बताया था प्राइस एश्योरेंस के बारे में, तो उसमें इसी बात को गारंटीड करने के लिए भी कहा गया कि अब फार्मर्स और बायर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट में इस बात को जिक्र किया जाएगा कि गारंटीड प्राइस बायर्स फार्मर्स को क्या देंगे। तो इस चीज़ को लेकर के आप कहीं ना कहीं जो एमएसपी है ये किसानों को डर सता रही है, कहीं इसे समाप्त तो नहीं कर दिया जाएगा। चूँकि अब हम लोगों ने इसमें बताया भी कि अब चूँकि मार्केट एपीएमसी मार्केट के बाहर में सेल आउट होगा, ये जो कि अच्छी बात है। रिमूव बैरियर को रिमूव कर दिया गया इंटर स्टेट ट्रेड के लिए, फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग दे दिया गया, मार्केट फी को एबॉलिश कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो ऑब्वियस है जब ऐसी सुविधाएं मिलेगी तो फार्मर्स और बायर्स दोनों एपीएमसी से बाहर की ओर भागेंगे। अब जब एपीएमसी की ओर बाहर की ओर भागेंगे, इधर भागेंगे, तो अब इस बात की तो चिंता रहेगी कि मोनोपोली ऑफ एपीएमसी समाप्त हो जाएगी और डिसमेंटल होने लगेगा। अब ये डिसमेंटल होगा तो जो ट्रेडर्स है वो खुद ब खुद इस बात के लिए फिर सरकार पे दबाव बना सकते हैं कि एपीएमसी को समाप्त कर दिया जाए या एमएसपी को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अब शायद एमएसपी की ज़रूरत फिल नहीं हो सकती है। अब बायर्स और ट्रेडर्स खुद एक दूसरे के बीच में इस बात को लेकर के अपने बीच में नेगोशिएट कर सकते हैं, तो वहाँ एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत ही चिंता की विषय किसानों के लिए है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अपने क्लेरिफिकेशन को दिया है कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे दो तरह के वाद विवाद तर्क चल रहे हैं। एक तरफ है वन नेशन वन मार्केट, जो कि केंद्र सरकार करना चाह रही है या कहना चाह रही है कि वन नेशन वन मार्केट होगा, और दूसरी तरफ कहना है कि वन नेशन वन एमएसपी हो, कि एक सभी जगह सभी राज्यों में एक तरह के एमएसपी हो एक ही प्रोड्यूस के। तो कहीं ना कहीं जो इसमें अगर हम एक पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं दोनों के बीच में, तो इम्प्रूवमेंट इन एपीएमसी नज़र तो आता ही है। अगर एमएसपी को नहीं समाप्त किया जाए और एपीएमसी में कुछ सुधार लाया जाए तो शायद इन सभी समस्याओं का एक सॉल्यूशन दिखता तो जरूर है। दूसरा इसके जो लूप होल्स दिखते हैं या जो इसके इस पे विवाद हो रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात तो इस जो नए कानून में की गई है, लेकिन जो फार्मिंग जो हमने बताया कि किसानों और बायर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, लेकिन जो प्राइस फिक्सेशन होगा इस कानून में इस पे किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बतलाया गया। हो सकता है कि जो इसका ब्लूप्रिंट आए या बाद में किसी तरह के बदलाव किए जाए, लेकिन अभी जो एग्रीमेंट की बात की गई है इसमें किसी भी तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि आखिर बायर्स और फार्मर्स ये दोनों किस तरीके से प्राइस को फिक्स करेंगे। फ्री हैंड टू प्राइवेट प्लेयर्स दे दिया गया है। इससे डर सता रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो कि इनकी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी हो सकती है इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कई तरीके के माध्यम से, लॉबी के माध्यम से फार्मर्स को कहीं एक्सप्लॉइट ना करें, इनका शोषण फिर से शुरू ना हो जाए। तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली यह नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कई राज्यों में इससे पहले भी इनफॉर्मल वे में किया गया है, फॉर्मल वे में भी किया गया है, परंतु यह सफल नहीं हो पाया है। इसके पीछे कई कारण हैं। फार्म सेक्टर खुद में एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, किसानों का एक बहुत बड़ा आपको एक लॉबी या उनका एक ग्रुप नहीं मिलता है, जिस कारण से उनके शोषण होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा है रिस्क ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी अगर हम देखें यहाँ पे हम लोगों ने बताया जो कि 1955 का जो एक्ट था आपको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें कुछ बदलाव करके 2020 का एक्ट लाया गया और स्टॉक लिमिट की बात की गई थी। स्टॉक लिमिट जिसमें हमने बताया था कि अब ट्रेडर्स जो है सो 100% प्राइस राइज या 50% नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स में इस प्राइस राइज तक किसी भी प्रोड्यूस को स्टॉक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब जो होर्डिंग है कानून के माध्यम से इसको अब लीगलाइज किया जा रहा है कि अब वो फार्म प्रोड्यूस को कब तक स्टॉक कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब ट्रेडर्स तो फार्म प्रोड्यूस को या जो स्टॉकिस्ट है वो फार्म प्रोड्यूस को स्टॉक करेंगे। राज्य सरकारों के पास किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल होगा कि कहाँ कितने स्टॉक्स हैं, ये कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास वो रखना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में ब्लैक मार्केटिंग
की चिंता तो जरूर सता रही है लोगों को। साथ साथ इरेशनल प्राइस वोलेटिलिटी, मतलब ऐसे प्राइस बढ़ सकते हैं अचानक जिसकी कि कोई सोच मतलब कि पहले से उसके लिए कोई तैयारी नहीं शायद सरकार की होगी। तो ब्लैक मार्केटिंग का भी डर है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने और घटने की भी संभावना है। इसके साथ एक और जो मुद्दे है जिस पे मेरा नज़र गया है, ये है हेल्थ रिस्क के बारे में। प्राइवेट प्लेयर्स अगर आते हैं, किस खेती में आ रहे हैं जिस तरीके से, और फार्मर्स और बायर्स के बीच में अब एक डील भी हो रहा है एग्रीमेंट को लेकर के, तो अब कहीं ना कहीं ये फार्मर्स पर एक दबाव जरूर बनेगा कि वो जो अपने प्रोड्यूस है उसको कहीं बढ़ाएं, उनको प्रोड्यूस को, चूँकि कंपटीशन बढ़ेगा, जैसा मैंने पहले भी बताया, अब नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फार्मर्स भी बढ़ सकते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे स्थिति में फार्मर्स पे एक दबाव जरूर होगा कि अपने प्रोड्यूस के अमाउंट को बढ़ाएं, और इस प्रोड्यूस को अमाउंट को बढ़ाने के लिए जो बायर्स है या प्राइवेट प्लेयर्स है वो फार्मर्स पर दबाव डालेंगे, और साथ साथ में जब ये दबाव बनेगा उन पर, तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज होना शुरू होगा, हाइब्रिड सीड्स के, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड मार्केट में आना शुरू होंगे। इसके हेल्थ इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स भी कुछ समय में हेल्थ पे ऑब्वियस नज़र आना शुरू होगा। साथ साथ मतलब कि नेचुरल फूड जो आपको आज आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, एक कहीं ना कहीं एडल्टरेटेड, बहुत ज़्यादा केमिकल्स के साथ आने की संभावना हो सकती है, जिस पे कि सरकार का नज़र रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेसिव कंपटीशन फार्मर्स के लिए एक बर्डन बन सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ही सोचे। एक और जो मुख्य मुद्दा है कि प्राइवेट प्लेयर्स कहीं कमर्शियली वाइबल फूड की ओर ही ना भागे। वो जो एग्रीमेंट फार्मर्स के साथ होगा, तो कमर्शियली जो प्रोड्यूस है, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ों की ओर ज़्यादा उनका झुकाव हो सकता है। ऐसे स्थिति में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ने की संभावना तो ऑब्वियस है, भाग सकती है, हो सकती है। हमें अंग्रेजी शासनकाल में नील की खेती नहीं भूलना चाहिए, जिसके लिए गांधी जी को सत्याग्रह करना पड़ा था। तो इस तरीके से हो सकता है कि ऐसे गुड फूड आइटम्स जो कि आज मार्केट में आसानी से मिल रहे हैं, अब ट्रेडर्स और बायर्स के बीच के एग्रीमेंट के कारण ट्रेडर्स का झुकाव कुछ खास तरह के फूड प्रोड्यूस पे होगा, जिस कारण से उस तरह के फूड आइटम्स एक्सटिंक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ये बहुत ही चिंता का विषय बन सकता है। तो ऐसे कई संभावनाएं जताई जा रही है, हालांकि ये सभी अभी संभावनाएं हैं, और ये अभी देखने की बात है कि सरकार इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है और इन खामियों को किस तरीके से दूर करती है। तो इन सभी बातों के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।